बात। देखो बेटा, हाँ, ये वीडियो मैं पूरी वन शॉट ही बनाऊंगा और अपलोड भी कर दूंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे मैक्रो में जो हमें करना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू टू सेक्टर इकोनॉमी करना है। देखो, टू सेक्टर इकोनॉमी का क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। टू सेक्टर इकोनॉमी को करना है सबसे पहले। देखो, टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है, तो इसमें मैं एक पॉइंट वाला ऐसा वाला बता दूंगा जिसमें बाकी सारे कवर हो जाएंगे। ये हो गया फर्म हमारा, और ये हो गया हमारा हाउस होल्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा हाउस होल्ड। देखो, और बीच में होता है फाइनेंशियल सिस्टम, बैंक होता है। मान के चलो फाइनेंशियल सिस्टम लिखना पेपर में, अब बैंक मत लिखना। जब हाउस होल्ड सेविंग करता है तो फर्म बोरोइंग करेगा, जब फर्म सेविंग करेगा तो हाउस होल्ड बोरोइंग करेंगी। ये एक सिस्टम रहता है। और हाउस होल्ड को नेट सेवर बोलते हैं और फर्म को नेट बोरोवर बोलते हैं। नेट बोरोवर, फर्म नेट बोरो करता रहता है। ठीक है, जब हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस देता है, जब हाउस होल्ड काम करने जाता है कहाँ पर, किसी भी फर्म में, तो उसके बदले उसको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। तो फैक्टर पेमेंट मिलता है, फैक्टर पेमेंट मिलता है। ठीक है, सर्विसेज कौन सी टाइप की होती है, लैंड होता है, लेबर होता है, और सॉरी हाँ, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की फॉर्म में हम सर्विस देते हैं, एंटरप्रेन्योर की फॉर्म में। और हमें किस किस फॉर्म में पैसे मिलते हैं, हमें रेंट मिलता है, हमें वेजेस मिलती है, सैलरी मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है और प्रॉफिट मिलता है। इन सब की फॉर्म में हमें सामान मिलता है। ये जो नीचे की मार्केट होती है वो सर्विस मार्केट होती है। ठीक है, अब सेम बात जब हाउस होल्ड फर्म के पास जाता है, वो क्या बोलता है, वो परचेज करता है। देखो बेटा, ये होता है कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड क्या करता है, फर्म के पास जाता है किसके लिए, कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। फिर क्या होता है, फर्म क्या लेता है, फर्म लेता है टेक पेमेंट, टेक पेमेंट फ्रॉम हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, और ये होती है प्रोडक्ट मार्केट। इस पे थ्योरी बना के लिखने होता है। थ्योरी मैंने आपको बता रखा था व्हाट इज, थ्योरी क्या होगी, अकॉर्डिंग टू सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम देयर इज अ टू सेक्टर इकोनॉमी, फर्म एंड हाउस होल्ड। When firm do the saving, household take the borrowing. When household do the same, when household do the borrowing, firm will take the saving. In this way, household is a net saver and firm is a net borrower. Firm give the factor services to the firm. Household give the factor services to the firm in the form of land, labor, capital, entrepreneur. As a result, firm give factor payment in the form of rent, wages, salaries, interest, and profit. In the service market, in the product market, firm, household purchase for consumption of final goods and services from firm. In result, firm take the payment from household for consumption of final goods and services in the product market. In this way, circular flow of national income take place. अगर पेपर में क्वेश्चन आता है खाली लिखो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू टू सेक्टर इकोनॉमी, तो ये बीच वाला हिस्सा हट जाएगा। ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि खाली एक्सप्लेन रियल फ्लो, रियल फ्लो क्या होता है, जैसी रियल फ्लो बोलेंगे हम पेमेंट वाली बात को काट देंगे, सिर्फ ये वाली दो बातें लिखेंगे। रियल फ्लो कौन सा फ्लो होता है, रियल फ्लो वो फ्लो होता है जहां पर हम सिर्फ गुड्स की बातें करते हैं और सर्विसेज की बातें करते हैं, पैसों की बात नहीं करते। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमें मनी फ्लो की बात करनी है, खाली मतलब
खाली नॉमिनल फ्लो, मनी फ्लो की बात करनी है तो हम कंजम्पशन वाले हिस्से को काट देंगे। ठीक है बेटा, खाली पैसों की बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन हमने इस तरीके से कर लिए बेटा। ठीक है बेटा, अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो हमें करना है वो है व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड। मैं पूरे के पूरे मैक्रो कराऊंगा अभी, पूरी की पूरी मैक्रो हो जाएगी अभी, देखते रहना। इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड। देखो एक चीज समझ लेना, इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा होता है, जो वन स्टेज टू अनदर स्टेज, वन स्टेज टू अनदर स्टेज, इस बात को ध्यान रखना। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड विच आर रिक्वायर्ड फॉर वन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू अनदर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फॉर रीसेल और फॉर अर्निंग पर्पस, और इट इज फॉर ओनली कंजम्पशन। ये खाली कंजम्पशन के लिए होता है। और इस पे केस स्टडीज आती है, जैसे फर्नीचर परचेज बाय फर्नीचर डीलर, तो वो इंटरमीडिएट गुड हो गया। फर्नीचर परचेज बाय हाउस होल्ड, तो ये फाइनल गुड हो गया। फाइनल गुड्स में सिर्फ कंजम्पशन को देखना और डेफिनेशन को लर्न करना पेपर के लिए, अगर प्री बोर्ड में आ रहा है तो। और इंटरमीडिएट गुड में क्या होता है, इट इज इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर वन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू अनदर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड। बस इतना लिख के छोड़ देना। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन आ सकता है केस स्टडीज में, स्टॉक एंड फ्लो के ऊपर। देखो फ्लो और स्टॉक में एक पॉइंट समझ लेना। एक बच्चे से दोपहर को मैंने क्वेश्चन पूछा था स्टॉक एंड फ्लो के बारे में, उसने गलत बताया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इस वर्ड का ध्यान रखना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड इसमें क्या होगा फ्लो में, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये होता है, हाँ यहां पर हो जाएगा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। ये होगा फ्लो का, ये होगा स्टॉक का। स्टॉक में क्या होगा, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक को हम कैलकुलेट करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे वाटर इन अ टैंक, वाटर इन अ बकेट, वाटर इन अ जग। एग्जाम्पल, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 31 मार्च 2021, तो इस दिन हम काउंट कर सकते हैं, वो स्टॉक है। बट अगर मैं खाली बोलूं प्रॉफिट एंड लॉस, तो इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फ्लो है। वाटर इन अ रिवर, वाटर इन अ ओशन, फ्लो है, बह रहा है, वो रुक नहीं रहा है। ठीक है, तो फ्लो इज लाइक अ सर्विसेज। इसको मेजर करते हैं टाइम एंड स्पीड से, और इसको मेजर करते हैं नंबर ऑफ क्वांटिटीज से। देखो जो स्टॉक होता है वो फ्लो से इफेक्ट होता है, क्योंकि इंसान कारीगर की जितना स्पीड रहेगा काम करने का, उतना जल्दी स्टॉक का फ्लो रहेगा बढ़ने का। कारीगर काम धीरे करेंगे तो स्टॉक का फ्लो भी कम हो जाएगा। तो स्टॉक इज इफेक्टेड बाय फ्लो, बट फ्लो इज नॉट इफेक्टेड बाय एनीथिंग। समझ आ गया बेटा? इन दोनों पे केस स्टडी जरूर कर लेना, केस स्टडी आ सकती है पेपर में। अब एक और जो क्वेश्चन हमारा आता है केस स्टडीज के ऊपर, देखो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन को मिक्स करके एक आता है। एक आता है डोमेस्टिक टेरिटरी, इसको प्लीज पक्का हमेशा बुक से रीड करना। एक डोमेस्टिक टेरिटरी, एक पॉलिटिकल फ्रंटियर, एक आता है रेजिडेंट, एक आता है नॉन रेजिडेंट, एक आता है सिटीजनशिप, एक आता है डोमेस्टिक इनकम, एक आता है नेशनल इनकम, एक आता है डबल काउंटिंग, एक आता है एस्टिमेशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। देखो मेरे लिए सारे कॉन्सेप्ट एक ही है। ये कैसे एक है अभी मैं क्लियर कर देता हूं। देखो एक ही एग्जांपल में सारे पॉइंट को कवर कर लूंगा। देखो पहले तो हम टॉपिक वाइज समझते कि कैसे कवर करेंगे। सबसे पहला जो मैं लेता हूं सिटीजनशिप को लेता हूं। सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, ये बंदा मान लो एक ये इंडिया है और ये चाइना है, बस 2 कंट्री का एग्जांपल लेते हैं बस। ये चाइना है और ये इंडिया है, सिंपल सी बात है। इसके अंदर 3 एम्बेसी है, इसके अंदर 3 एम्बेसी है, एक यूएसए की, एक रशिया की और एक चाइना की। इसमें इंडिया की, यूएसए की और रशिया की, बस 3 नाम ले लिया मैंने। अब एक चीज को समझना, सिटीजनशिप क्या होता है, जहां पर एक इंसान पैदा होता है, जन्म लेता है, और मतलब कि जहां बाय बर्थ वहां पर हो रहा है और सारे काम धाम वही कर रहा है, उसको सिटीजनशिप बोलेंगे। ठीक है, वो एक सिटीजनशिप की कैटेगरी में आ गया, सिंपल सी बात है। जहां पर एक इंसान पैदा होता है, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है, तो एक वहां पर वो सिटीजनशिप कहलाता है। जैसे मैं इंडिया में पैदा हुआ और मेरे माँ बाप भी इंडिया में पैदा हुए, मेरे फोर फादर भी इंडिया में पैदा हुए,
तो सारे सब यहीं के यहीं बसे हुए हैं, तो मैं वहां का सिटीजनशिप हो गया, मेरे को वहां का ग्रीन कार्ड प्रॉपर तरीके से मिल गया। एक और होता है रेजिडेंट। अब मान लो मैं इंडिया में पैदा हुआ, पर मैं रहने लग गया लंदन में जाकर। मैं जो लंदन में जाके रहने लग गया, मेरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, इस वर्ड पे ध्यान रखना, मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां लाइज कर रहा है, कि मैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट दो चीज पे ध्यान देता है, कि वो रहता कहां पर है और खर्चा कहां करता है। किस पे? कंजम्पशन पे और इन्वेस्टमेंट पे, कि मैं कंजम्पशन कहां कर रहा हूं और इन्वेस्टमेंट कहां कर रहा हूं। अगर मैं कंजम्पशन लंदन में कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट लंदन में कर रहा हूं, तो मैं वहां का सिटीजनशिप कहलाऊंगा, रेजिडेंट कहलाऊंगा। समझ आ गया बेटा? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखा जाता है। अगर बात है अब नॉन रेजिडेंट की, नॉन रेजिडेंट कौन होता है? सिंपल सी बात है, फॉरेनर घूमने आया है, वो सिर्फ टूरिस्ट है, वो इन नॉन रेजिडेंट में कहलाएंगे। सिंपल सी बात को समझ लेना। तो अब जब इन 3 पॉइंट को समझा, तो यहीं से मुझे समझ आ जाएगा कि मेरा डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम से ताल्लुकात क्या है। देखो, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? जो हमारी घरेलू इनकम होती है। यहाँ पर विनोय नाम का लड़का रहता है इंडिया के अंदर, तो ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम हो गई। सिंपल सी बात है, वो इंडिया, ये जो रेड रंग का जो विनोय नाम का लड़का है, वो इंडिया में कमा रहा है, तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम हो गई। और नेशनल इनकम क्या होती है? क्या विनोय का कोई परिवार बाहर रहता है? नहीं रहता है, तो विनोय की डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों इंडिया में काउंट होगी। बट मान के चलो विनोय रशिया की एम्बेसी में काम करता है, और रशिया की एम्बेसी है कहां पर? इंडिया के अंदर है। रशिया की एम्बेसी कहां पर है? इंडिया के अंदर है। तो रशिया में इसकी जो डोमेस्टिक इनकम होगी वो काउंट होगी कहां पर? रशिया में, क्योंकि एम्बेसी किसका पार्ट होता है? एम्बेसी जो पार्ट है वो सीधे सीधे रशिया की गवर्नमेंट के हिसाब से जाएगा, ठीक है। बट इसकी नेशनल इनकम कहां काउंट होगी? वो सीधा सीधा इंडिया में काउंट होगी, क्योंकि जो विनोय है उसका पूरा खानदान से लेकर वो कहां रहता है? इंडिया में रहता है। तो रशिया में जो उसकी डोमेस्टिक इनकम रशिया में काउंट होगी, पर नेशनल इनकम जो होगी वो कहां काउंट होगी? हमारी उसकी साफ साफ इंडिया के अंदर काउंट होगी। ठीक है बेटा, इस चीज पे ध्यान रखना। अगर मान लो विनोय है, विनोय के मम्मी पापा चाइना के अंदर रहते हैं, मान लो एग्जाम्पल, तो विनोय इंडिया में काम कर रहा है। इंडिया में कहां काम कर रहा है? ये ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूं, यूएसए के अंदर काम कर रहा है, यूएसए की एम्बेसी में। तो विनोय की डोमेस्टिक इनकम काउंट होगी यूएसए के अंदर, पर उसकी जो नेशनल इनकम काउंट होगी चाइना के अंदर, क्योंकि वो सारा पैसा अपने माँ बाप को भेजता है वहां पर कि वो खर्चा कर सके। समझ आ गया बेटा सबको? बट वो रेजिडेंट कहां का कहलाएगा? रेजिडेंट वो इंडिया का इसलिए कहलाएगा क्योंकि उसका कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कहां पर हो रही है? वो इंडिया में हो रही है। समझ आया बेटा सबको? यस सर। अब एक बात समझते हैं, व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी एंड व्हाट इज पॉलिटिकल टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? देखो, विनोय इंडिया में काम करता था, ये रहा यहां पर इस वाली जगह में काम करता था, उंगली बना रहा हूं। तो ये जो बाउंड्री है सारी, ये जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूं सारी, ये जितनी भी बाउंड्री है, इस बाउंड्री को बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, ये जो भी स्टार मार्क में बनाई थी, ये हो गया डोमेस्टिक टेरिटरी। व्हाट इज पॉलिटिकल फ्रंटियर? पॉलिटिकल फ्रंटियर क्या होता है? ये होता है ब्लू रंग का, ये होता है ये एम्बेसी। यहां पर रशिया का राज चलेगा, यहां पर यूएसए के रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे, यहां पर चाइना के। इन पार्ट्स में इंडिया का कोई भी हक नहीं होता। इंडिया यहां पर दखल अंदाजी नहीं कर सकता, चाहे वो यूएनओ में भी नहीं कर सकता, डब्ल्यूएचओ में भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपके पॉलिटिकल फ्रंटियर है। यहां पर जो लीगल राइट्स होते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के ही होते हैं। समझ आ गया बेटा आप सबको? यस सर। ठीक है, इसमें से सब में से केस स्टडीज आएगी, इसकी डेफिनेशन रीड कर लेना बस। अब पूछा जाता है व्हाट इज डबल काउंटिंग। देखो, डबल काउंटिंग क्या है? बहुत आसान है, ध्यान रखना, मैंने चार्ट समझाया था, उसी को फॉलो करना, उसके अलावा कुछ मत करना। डबल काउंटिंग मैंने क्या करा, एक फार्मर ने क्या करा, मैं समझा। फार्मर ने क्या करा, वीट को बनाया, ठीक है, और किसको बेचा? मिलर को बेचा। कितने का? 500 का। तो 500 उसकी इनकम हो गई, ठीक है। और मिलर ने वीट को कन्वर्ट करा किसमें? वीट फ्लोर में, और किसको बेचा? बेकर को। कितने का? 1000 का। तो उसकी भी इनकम 500 हो गई, क्योंकि 500 का लेस कर लेंगे। फिर बेकर ने क्या करा? वीट फ्लोर को किसमें कन्वर्ट करा? ब्रेड में, और कन्वर्ट करके किसको बेचा? कंज्यूमर को बेचा। कितने का? 1500 का। इसकी भी इनकम कितनी होगी? 500 रुपए। अगर देखा जाए तो कंजम्पशन कितने की करी? इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या थी?
इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ कुछ नहीं थी, यहाँ पर 500 थी, यहाँ पर 1000 थी। तो देखा जाए ये जो सेल्स हमने करा ये सेल्स था और ये एडेड था कि आखिरी में कितना वैल्यू ऐड हुआ हमारी इनकम पे। ये सेल्स थी 3000 और इनकम थी असली 1500। अगर मैं इसी को अपनी रियल इनकम मान लूं तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। काउंटिंग द कमोडिटी मोर देन वंस इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। सिंपल सी बात है, यही वाला एग्जांपल लिखना आप लोगों को। अब एक छोटी सी बात को समझ लेना, क्या कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस ले जिससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाए। सबसे पहला, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हमें लेस करना पड़ेगा, सबसे पहली प्रॉब्लम को दूर करेंगे। सेकेंड हैंड गुड्स को भी हमें हटाना पड़ेगा, सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, क्योंकि सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स में हम सिर्फ कमीशन को काउंट करते हैं और कुछ नहीं करते। थर्ड पॉइंट क्या होगा, अवॉइड ट्रांसफर, अगर हम किसी को कोई गिफ्ट विफ्ट देते हैं उसको भी अवॉइड करेंगे। फोर्थ, कैपिटल गेन्स, अगर हमारी प्रॉपर्टी के गेन्स हो रहे हैं पर गवर्नमेंट वो गेन्स को रिकॉर्ड नहीं करता तो सिंपल सी बात है उसको भी अवॉइड करना पड़ेगा, कैपिटल गेन्स को भी हमें अवॉइड करना पड़ेगा। पांचवा, अगर हम कोई चीज सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं, कोई चीज हम सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसको भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो हम खुद कंज्यूम कर रहे हैं। अब मैं खुद के घर पे रह के किराया थोड़ी भर दूंगा, सिंपल सी बात है। तो ये 5 ऐसी बातें जिससे क्या होता है हम प्रिकॉशंस का पता लगा सकते हैं। पेपर में एक और क्वेश्चन आता है जिसका नाम है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, कि ये पार्ट नेशनल इनकम का है कि नहीं है, ये आपको खुद से रीड आउट करना है। ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको थोड़े दिन के बाद बताऊंगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने होंगे जो हमने क्लास में भी करे, मैं दोबारा करा दूंगा। बस इतना ध्यान रख लेना, प्री बोर्ड में एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम का क्या होता है क्वेश्चन, कि जैसे स्कॉलरशिप गिवन बाय इंडियन इकोनॉमी, इंडियन गवर्नमेंट ने दिया, क्या ये हमारा नेशनल इनकम में काउंट होगा? बिल्कुल नो, क्योंकि ये ट्रांसफर इनकम है। ट्रांसफर इनकम जो होती है वो काउंट नहीं होती है, फैक्टर इनकम काउंट होती है। फैक्टर इनकम कौन सी होती है? जो हम अर्निंग करते हैं। तो ये सारे पॉइंट एक एक मार्क्स के आ सकते हैं, 2-2 मार्क्स के आ सकते हैं आपके। अच्छा, आपका जो अगला क्वेश्चन हमें करना है जीडीपी वर्सेस वेलफेयर। जीडीपी वर्सेस वेलफेयर, इस पॉइंट में क्या हमारा जीडीपी वर्सेस वेलफेयर का जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है जिसमें क्या होता है कि मैनी गुड्स एंड सर्विसेज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग जीडीपी बट वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करता है। सर्विस ऑफ हाउसवाइफ, मैंने आपको बताया था सर्विस ऑफ हाउसवाइफ और अदर फैमिली मेंबर, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता जीडीपी में, बट हमारे वेलफेयर को बढ़ाते हैं। सेकंड पॉइंट, एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या होता है? हमने बिना पेमेंट दिए बेनिफिट लिया और बिना पेमेंट किए हमें कोई हार्म मिला। Without made any payment we got a benefit, without made any payment we got a harm, that is known as externalities। externalities 2 टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। थर्ड है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मैंने बताया था 2 लोग होते हैं, दोनों की सेम सैलरी इंक्रीमेंट होती है, एक की 10,000 से, एक की 20,000 से। तो जीडीपी तो इंक्रीज हो रहा है बट वेलफेयर इनइक्वालिटी से गिर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच कॉन्ट्रीब्यूटिंग नॉट इक्वली, लाइक फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। अगर मैं फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर की बात करूं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी भी बढ़ाते हैं और वेलफेयर भी बढ़ाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या है, ऑब्वियसली बात है, लोग उस पर पैसे ज्यादा खर्चते हैं। मैनी गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्ट्रीब्यूटिंग जीडीपी मोर। बट अगर मैं बात करी जाए मिलिट्री सर्विसेज की, डिफेंस की, यहां पर एक जान की कीमत की सैलरी हम 20,000 लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं जीडीपी तो यहां पर बढ़ नहीं रहा, बट वेलफेयर ये काफी ज्यादा बढ़ाता है कहीं ना कहीं। अगला, कई भी कारक जैसे गुड्स होते हैं, 2 गुड्स होते हैं, कहीं ना कहीं एक जीडीपी को बढ़ाता है, एक वेलफेयर को घटाता है। लाइक मिल्क क्या कर रहा है, जीडीपी बढ़ा रहा है, वेलफेयर भी बढ़ा रहा है कहीं ना कहीं। वहीं बात की जाए अल्कोहल की, अल्कोहल क्या कर रहा है, जीडीपी बढ़ाता है और वेलफेयर भी घटाता है वो कहीं ना कहीं। ये वाला क्वेश्चन पेपर में कंफर्म आना ही आना है, इसको रीड जरूर कर लेना। ये एक शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये वाला आ सकता है, अगर 6 मार्क्स का नहीं आएगा तो एक्सटर्नलिटीज जरूर आएगा, इसको जरूर करके जाना। अगला है जो क्वेश्चन अब आपका, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है। तो देखो इसमें ना एक पॉइंट बता देता हूं, बाकी टेबल आपको बनानी मैंने क्लास में भी सिखाया था। जो एक पॉइंट मिस हो जाता है, जो रियल जीडीपी होता है ना, जिसको बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस, जो हमारा रियल होता है, और नॉमिनल जो होता है वो होता है हमारा कांस्टेंट प्राइस। ये जो होता है ना, ये वाला, ये जो इंक्रीज होता है ये खाली प्राइस और क्वांटिटी दोनों की वजह से होता है। प्राइस भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है, पर ये जो होता है वो रियल होता है, क्योंकि या तो ये प्राइस को बढ़ाएगा या तो खाली क्वांटिटी को बढ़ाएगा, दोनों में से एक को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से ये रियल पिक्चर दिखाता है हमारे इकोनॉमी की, क्योंकि ये बेस ईयर को कंसिडर करता है।
और हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है कि इंडेक्स नंबर में बेस ईयर को कंसिडर करके या तो हम प्राइस को बढ़ाए या तो घटाए या क्वांटिटी को बढ़ाए घटाए, तभी हमें इकोनॉमी की रियल पिक्चर दिखती है। बट अगर हम प्राइस को ही बढ़ा देंगे या तो प्राइस को घटा दिया, क्वांटिटी को भी घटा दिया, तो हमें इकोनॉमी की रियल पिक्चर नहीं दिख सकती। वी डू नॉट गेट रियल पिक्चर। इसीलिए रियल जीडीपी को ज्यादा महत्वता दी जाती है एज कंपैरिजन टू नॉमिनल जीडीपी। इस बात पे आप ध्यान रखना। ये था आपके फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर। इसमें यही, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और इसमें जो क्वेश्चन ज्यादातर केस स्टडीज के फॉर्म पे ही आएगा, ठीक है बेटा। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है कि न्यूमेरिकल में इनकम मेथड कर लेना और एक्सपेंडिचर मेथड को जरूर कर लेना। इन दोनों में से एक आना ही आना है। शॉर्टकट बता देता हूं, सीओई है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, मिक्स्ड इनकम है, डेप्रिसिएशन है और एनआईटी है। बस आईटी माइनस एलडी, जीडीपी एमपी कर देना। सीओई में 3 पार्ट होते हैं, वेजेस एंड सैलरीज, वर्क एंड काइंड बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 पार्ट होते हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर 4 पार्ट होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग और डिविडेंड, ठीक है। हाँ, मिक्स्ड इनकम जब हम खुद काम करते हैं, डेप्रिसिएशन, आईटी माइनस सब्सिडीज, सबको ऐड कर देना, जीडीपी एमपी निकल जाएगा। अगर यही एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें तो पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और फिर आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। फिर आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और एक और हमारा आ जाएगा डेप्रिसिएशन। पेपर में अगर जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो अब ये मत लिखना और ये मत लिखना, ये जरूर लिखना। इन सबको ऐड करके आ जाएगा हमारा जीडीपी एमपी। समझ आ गया बेटा? अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है जीडीपी एमपी का? पेपर में हमें यही निकाल के हमेशा आना है। फिर हमें चार्ट फ्लो को फॉलो करना है। चार्ट फ्लो क्या है? जी से एन में जाने के लिए हमारा हो जाएगा माइनस डेप्रिसिएशन, डीपी से एनपी जाने के लिए क्या हो जाएगा हमारा? प्लस निफ या नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर 2 में होता है तो माइनस, फ्रॉम में होता है तो प्लस। इस बात का जरूर ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक होता है एमपी से एफसी, एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस एनआईटी और यहां से आने के लिए प्लस एनआईटी। हर सेगमेंट में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप आंसर निकाल लोगे, एंड में आपको देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं हमारे 7 8 9। हाँ सर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एनडीपीएफसी कहते हैं ना? हाँ, नहीं, हाँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हाँ एनडीपीएफसी बोलते हैं, ठीक है। खाली डोमेस्टिक को चार्ट बनवा दो ना, है। इसको क्या बोलते हैं? एनपीएफसी। चलो मैं सारे बता देता हूं। देखो वर्ड को समझना। बोला जाए नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा एनडीपी एमपी। सुन लेना। अगर बोला जाएगा नेशनल इनकम तो एनएनपी एफसी। अगर बोला जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपीएफसी। समझ आ गया बेटा? तो इस चीज पे बिल्कुल फॉलो करना, ठीक है ना। मैं बता दूंगा, 2-3 पॉइंट बता दूंगा जिसमें से आप ध्यान रख लेना। अब आ जाते हैं हमारे जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 और 9 पे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है एग्रीगेट डिमांड पे है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which are to be demanded by an economy in an accounting year is called aggregate demand. ये होता है कंजम्पशन, ये होता है इन्वेस्टमेंट, ये होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये होता है नेट एक्सपोर्ट जिसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, ये होता है वेलफेयर के लिए, ये होता है प्रॉफिट के लिए, ये होता है सेटिस्फेक्शन के लिए। और पेपर में जरूर आएगा इसका कंपोनेंट जरूर करना, कंपोनेंट आएगा। यही जो डेफिनेशन इसकी लिखोगे, इसी की डेफिनेशन में 2-3 चेंजेस हो जाएंगे और तुम्हारा डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम कैसे बनता है? ये जो सी है उसको ऐड कर देंगे C प्लस आई, इसको ऐड कर देंगे C प्लस आई प्लस जी, इसको ऐड कर देंगे C प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। बस ये ध्यान रखना इस बात का। दोबारा से बता रहा हूं, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। C होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सेटिस्फेक्शन के लिए, आई होता है प्रॉफिट, कौन करती है? हमारी फर्म करती है, जी होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो लोगों का वेलफेयर होता है, ये होता है नेट एक्सपोर्ट। इसकी यही 4 कंपोनेंट है, चारों को ध्यान से कर लेना। एग्रीगेट सप्लाई को करने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूं। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? C प्लस एस इज इक्वल टू वाई। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी। इट इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मॉनिटरी वैल्यू। वहां पर इट इज द सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, इट इज द मॉनिटरी वैल्यू। बस इस बात को ध्यान रख लेना। इट इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर, प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई।
इसका जो डिग्री होता है 45 डिग्री के एंगल से होता है, ठीक है। जब हम एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई से इंटरसेक्ट करते हैं तो C प्लस आई इक्वल टू C प्लस एस होता है, C से C कैंसिल, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, केन्स अप्रोच। केन्स अप्रोच क्या बोलता है कि जब एग्रीगेट डिमांड और हमारा एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इंटरसेक्ट होते हैं तो बहुत बड़ी एक बात होती है। क्या बात होती है? देखो इस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। शॉर्टेज होती है किसकी? स्टॉक की। हमें प्राइस बढ़ाना पड़ता है, प्रॉफिट बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। कब तक? टिल पॉइंट ई तक। यहां पर की बात देखी जाए तो एग्रीगेट डिमांड छोटा होता है एग्रीगेट सप्लाई से, तो सरप्लस ऑफ स्टॉक होता है। सरप्लस ऑफ स्टॉक होता है, हमें क्या करना पड़ता है? प्राइस गिराएंगे, प्रॉफिट गिराएंगे, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट भी गिराएंगे। कब तक? टिल पॉइंट ई तक। इस बात का ध्यान रखना। इसी के अंदर एग्रीगेट डिमांड में दो बातें और ऐड होती है। यहां पर हमारा इस टॉपिक खत्म हो जाता है। इस पॉइंट में क्या होता है? नाइदर सरप्लस नॉट शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पर अब 4 मार्क्स का आएगा कि एक्सप्लेन एडीएएस अप्रोच अंडर केन्सियन वे या केन्सियन अप्रोच। तो ये वाला ही पॉइंट लिखना सिर्फ, और कुछ मत लिखना। एक बात आ जाती है एक्स आंटे और पोस्ट एक्स पोस्ट, पर वर्ड का मतलब समझना। आंटे का मतलब होता है प्लानिंग और इसका मतलब होता है रियल। रियल मतलब एक्चुअल। अब चारों की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। अगर मैं एक्स आंटे बोलूं और मैं एक्स पोस्ट बोलूं, एक्स आंटे में होती है, एक होती है सेविंग, एक होती है इन्वेस्टमेंट। सेम टू सेम, एक होती है सेविंग, एक होती है इन्वेस्टमेंट। तो व्हाट इज एक्स आंटे सेविंग? इट इज द लेवल ऑफ सेविंग विच इज प्लान ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इट इज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज प्लान ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, जो प्लान करते हैं। सिंपल सी बात है। व्हाट इज एक्स पोस्ट? इट इज द लेवल ऑफ सेविंग विच इज एक्चुअली सेव इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक्चुअली सेव। और इट इज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज एक्चुअली इन्वेस्ट इन एन अकाउंटिंग ईयर। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया सबको? यस। तो बेसिक चीज क्या है? डेफिनेशन को रटो मत, समझ लो बस, ये वर्ड को समझ लो। अब यहां पर पॉइंट घूम जाता है कि कंजम्पशन क्या है? y माइनस एस है। सेविंग क्या है? y माइनस सी है, ठीक है। अब c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई होता है। व्हाट इज b? b इज एमपीसी। एमपीसी तो यहां पर एपीसी भी समझ लेते हैं। एमपीसी क्या होता है? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। एपीसी क्या होता है? सी अपॉन वाई। इसकी इक्वेशन क्या होती है? ये होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये होता है एमपीसी, ये होता है इनकम, ठीक है। कंजम्पशन क्या होता है? वो ये इस लेवल का होता है। ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन बताया गया है। व्हाट इज सेविंग? इसकी इक्वेशन को यहां पुट कर देंगे, डेरिवेशन करके दिखा देता हूं। सी बार प्लस बी वाई प्लस बी वाई, मैंने ब्रैकेट को ओपन कर लिया, माइनस सी बार माइनस बी वाई। मैंने फिर माइनस सी बार को यहां लिख दिया, यहां पर 1 माइनस बी वाई, तो यहां पर कर दिया माइनस सी बार 1 माइनस बी। डेरिवेशन पूछा जाता है। व्हाट इज? ये बी था एमपीसी, ये हो जाएगा एमपीएस। एमपीएस चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन वाई। तो व्हाट इज एमपीसी? इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। जैसे जैसे हमारे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं, वैसे वैसे जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी सेविंग भी बढ़ती है। तो एपीएस क्या हो जाएगा? एस अपॉन में वाई। तो एक सिंपल सा लॉजिक, क्या इनमें कोई डिफरेंस है? हाँ है, सिंपल सी बात है। पहले हम सेविंग का डायग्राम बना लेते हैं। सेविंग का डायग्राम नीचे से बनता है, जिसमें अमाउंट ऑफ डिस सेविंग बोला जाता है। इस माइनस सी को बोला जाता है उधार, जिसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ डिस सेविंग। अमाउंट ऑफ डिस सेविंग, इस बात पे ध्यान रखना। अब एक छोटी सी बात पे बिल्कुल फोकस करेंगे कि क्या क्या लॉजिक है इनका। भाई सिंपल सी बात है, रिलेशनशिप क्या है कि जब इनकम इक्वल टू कंजम्पशन होता है तो सेविंग हमारी जीरो होती है। इस लेवल को बोलते हैं ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम बोला जाता है, ठीक है। इसका डायग्राम क्या होता है? पहले डायग्राम समझने से पहले हम एक इक्वेशन को समझ लेते हैं। लेट सी इज इक्वल टू 800 प्लस 0.8 वाई। ये हमारा समझ गया। वाई इक्वल टू 0, 2000, 4000, 6000, 8000। ये मैंने ऐसे लिख लिया फटाफट से। मैंने सी की वैल्यू, 0 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। यह आ जाएगा 800, 8 दूनी 16, 2400, 8 चौक 32, 4000, 8 6 48, 56 और ये 72। तो सेविंग क्या आ गई मेरी? y माइनस सी, y माइनस सी, माइनस 800 माइनस 400, 0, 400, 800। तो देखो ये हो गया हमारा ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। मैं डायग्राम जब यहाँ बनाऊंगा तो डायग्राम को पूरा प्रॉपर दिखाऊंगा। ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा c, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर ऐसे चले गए नीचे, और यहाँ से मैंने सेविंग कर्व बना दिया। तो ये जो पॉइंट है हमारा y स्टार, वो ये रहा, ये रहा। तो ये क्या हो जाएगा? कंजम्पशन इक्वल टू इनकम एंड सेविंग इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एपीएस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर एपीसी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इससे पहले क्या होगा? कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम, तो एपीसी ग्रेटर देन इनकम, और देखो सेविंग नीचे है तो एपीएस स्मॉलर देन 0।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंजम्पशन स्मॉलर देन इनकम, ठीक है। तो एपीसी क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन 1 हो जाएगा। यहाँ पर सेविंग ज्यादा है, कंजम्पशन कम होगी है, तो सेविंग ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, एक्सप्लेनेशन है। बिटवीन 0 to y स्टार कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, एज अ रिजल्ट एपीसी इज ग्रेटर देन 1 एंड एपीएस इज स्मॉलर देन 0। एट y स्टार a consumption is equal to income, as a result APC is equal to 1 and APS is equal to 0. This is the break even level of income. Beyond y star consumption is smaller than income, as a result APS is greater than 0 and APC is smaller than 1. तो दिस इज द ब्रेक इवन लेवल ऑफ क्वेश्चन का आता ही आता है पेपर में, इसको कर लेना। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है मल्टीप्लायर इफेक्ट का, कि मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है। डेरिवेशन तो मैंने आपको 1000 बार करा दिया, दोबारा करा देता हूँ। AD इक्वल टू AS C प्लस I इक्वल टू Y, कोई भी चेंज होता है तो चेंज इन C प्लस चेंज इन I इक्वल टू चेंज इन Y, ये मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट इक्वेशन। MPC इक्वल टू चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y, तो MPC इज इन टू चेंज इन Y इक्वल टू चेंज इन C, ये मैंने आपको करके बता दिया। अभी हम क्या करने, इसकी वैल्यू में यहाँ पुट कर देनी है, MPC इंटू चेंज इन Y प्लस चेंज इन I इज इक्वल टू चेंज इन Y, ये मैंने आपको बता दिया। इसको उठा के यहाँ ले आऊंगा तो चेंज इन I इज इक्वल टू चेंज इन Y माइनस MPC इंटू चेंज इन Y, ये आ जाएगा चेंज इन I इक्वल टू चेंज इन Y 1 माइनस MPC, ठीक है। तो दोनों के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस MPC दैट इज चेंज इन Y अपॉन में चेंज इन I, तो 1 माइनस MPC क्या होता है, MPS होता है। ये चेंज इन Y अपॉन में चेंज इन I इज इक्वल टू K अपॉन 1। ये 3 फॉर्मूले बन गए हमारे, 4 फॉर्मूले ये ऊपर के। तो ये 4 फॉर्मूले को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। What is investment multiplier? It can be defined as the ratio between change in income with respect to change in investment. जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज्यादा हमारी इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका वर्किंग क्या होता है, वर्किंग और मल्टीप्लायर सिंपल सी बात है। पेपर में कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो वो मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है, वर्किंग और मल्टीप्लायर क्या दे रखा है। राउंड दे रखा है 1, हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी 1000 रुपए की, तो एडिशनल इनकम भी होगी हमारी 1000 की। क्वेश्चन में दे रखा है C इज इक्वल टू B इंटू चेंज इन Y। MPC हमें 0.8% गिवन है पेपर में, इनकम हमारी एडिशनल 1000 निकली तो 800 रुपए हमने खर्च कर दिए, कंजम्पशन होगी। अगर हमने वो खर्च करे हैं, हमारी कंजम्पशन है, तो किसी और की इनकम है, फिर कोई और भी इसी तरीके से 800 रुपए को 0.8% करेगा, वो 640 रुपए खर्च करेगा, तो हम किसी और की खर्चा फिर वो किसी और की इनकम होगा। ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे तब तक चलता रहेगा एंड पीरियड तक। कब तक, nth पीरियड तक। फॉर्मूला क्या लग जाएगा, चेंज इन Y चेंज इन I अपॉन 1 माइनस MPC। चेंज इन I था 1000 पे और MPC था 0.8, यहाँ जाएगा 0.2, ये 5000 हमारा आंसर आ गया। जब तक हमारी इनकम 5000 ना हो जाए तब तक ये राउंड चलता रहेगा। तो खर्चा कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 5000 कितना हो गया हमारा, 4000। मतलब जब तक बंदा 4000 तक ना पहुंचता तब तक ये वर्किंग और मल्टीप्लायर हमारा चलता ही रहेगा। समझ आ गया बच्चों सबको, समझ आ गया बच्चों, बच्चों समझ आ गया तो आगे चलूं, ठीक है। अभी जो हमारा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है वो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। मैं इन्फ्लेशन का समझा रहा हूं, डिफ्लेशन उल्टा उल्टा हो जाएगा। इन्फ्लेशन क्या होता है आपका समझ लेना, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट सप्लाई हो गया, ये एग्रीगेट डिमांड हो गया, ये हमारा पॉइंट है। तो हमने इन्फ्लेशन को ऊपर कर दिया, ये जो पॉइंट है ये वाला हिस्सा है, ये सारा क्या है, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, E1 और E2। तो इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। अब इसका कॉजेस समझते हैं, कॉजेस क्या है। देखो एक पॉइंट लर्न करना, बाकी अपने आप हो जाएंगे। अगर मैं बोलूं इन कॉजेस क्या है इसका, सबसे पहला डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन गवर्नमेंट टैक्सेस, गवर्नमेंट ने टैक्स घटा दिए हैं, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, लोगों की जो इनकम है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लोगों की इनकम बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है। लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन अराइज हो रहा है, सिंपल सी बात है। दूसरा पॉइंट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा रहा है। अब गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा रहा है तो मोर एंड मोर वेलफेयर हो रहा है, मोर एंड मोर वेलफेयर, मोर एंड मोर वेलफेयर किसको हो रहा है, सोसाइटी को हो रहा है। तो पैसा, परचेजिंग पावर बढ़ रही है लोगों की, गवर्नमेंट पैसा खर्चा कर रही है, जैसे डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है और इन्फ्लेशन अराइज, सिंपल सी बात है। इसका उल्टा कर दोगे, ये था कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन कर दिया। अब इसी के अंदर मैं अगर चेंज कर दूं, इसको यहां पर मिटो देता हूं और मैं यहां कर देता हूं सॉल्व
इन्फ्लेशन, अगर मुझे इन्फ्लेशन को सॉल्व करना होगा तो मैं क्या करूंगा, यहां डिक्रीज की जगह क्या कर दूंगा, इंक्रीज, और यहां पर क्या कर दूंगा, डिक्रीज, यहां पर क्या कर दूंगा, डिक्रीज, यहां पर क्या कर दूंगा, इंक्रीज, यहां पर क्या कर दूंगा, डिक्रीज, यहां पर क्या कर दूंगा, डिक्रीज, और इन्फ्लेशन सॉल्व। समझ आ गया बेटा क्या कर रहा हूं, यहां पर क्या कर दूंगा, डिक्रीज, यहां पर क्या कर दूंगा, लेस एंड लेस, लेस एंड लेस, यहां पर कर दूंगा डिक्रीज, यहां पर कर दूंगा डिक्रीज, यहां पर कर दूंगा डिक्रीज, और इन्फ्लेशन सॉल्व। ये कौन सी पॉलिसी है, ये एक्सपेंडिचर है, तो ये एक्सपेंडिचर पॉलिसी, टैक्स हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है तो होगी रेवेन्यू पॉलिसी। समझ आ गया बेटा कैसे लर्न करना, समझ आ गया बेटा, यस सर। बस ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको कई बार बता रखा है, मॉनेटरी पॉलिसी में ध्यान रखना, मैंने कई बार आपको बता रखा है मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या क्या है, वो हमेशा मैं उसकी वीडियो भी दे दूंगा। मॉनेटरी पॉलिसी हमारे दो मेथड होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव में होता है मोरल सुएशन, ये मैंने आपको हमेशा बता रखा है। एक होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये मॉनेटरी पॉलिसी है, इसकी मैंने वीडियो भी आपको दे रखी है, आप देख लेना मार्जिनल रिक्वायरमेंट। और इसके अंदर होता है बैंक रेट जो लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है, एक होता है रेपो रेट जो शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है, एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेल एंड परचेज करते हैं, और एक और होता है हमारा SLR, और एक होता है CRR। ये सारी बातें आपको लिखनी है, बस ये आपको सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इसके अलावा पेपर में आपके मैक्रो में कुछ भी नहीं आएगा। समझ आ गया बेटा सबको, क्योंकि ये वाला पॉइंट मैं आपको वीडियो बनी पड़ी है मेरे पास, वो मैं आपको दे दूंगा, अगर डाउट है तो दोबारा मेरे से अकेले में पूछ सकते हो आप लोग। बेटा सबको समझ आया जितने मैंने पॉइंट कराए हैं सारे क्वेश्चन में, यस सर। तो एक बात का ध्यान रखना, एक पॉइंट देख लेना, MPC प्लस MP